नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम अपने फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन का सेकेंड यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले एक प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी है और सेकेंड यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस तरह से है। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन with at least two elements such that am is equal to bm. A to the power m is equal to b to the power m and a to the power n is equal to b to the power n for nm relatively prime integers. Prove that a is equal to b. Give an example to prove the result. To prove that result is false if R is not integral domain. यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ. Let R be an integral domain with at least two elements. R के अंदर कम से कम दो एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए. और जैसा कि आपने फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन की स्टार्टिंग से ही देखा है, कभी भी हम कोई भी इंटीग्रल डोमेन लेते हैं तो उसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट्स जो हैं वो कंसिडर जरूर करते हैं. तो यहाँ पर आर एक इंटीग्रल डोमेन है जिसमें कम से कम दो एलिमेंट्स हैं और ए एम और ए एन, जो ए टू द पावर एम है और ए टू द पावर एन है, वो b टू द पावर m और b टू द पावर n के बराबर है. फॉर सम n m जिनका आपस में क्या रिलेशन है कि वो रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं. रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स का क्या मतलब है कि उनका जो जीसीडी है m और n का वो 1 आ रहा है. ऐसे केस में हमें ये प्रूव करना है कि a और b जो है वो बराबर है. यहाँ पर तो ये हो गया क्वेश्चन का पार्ट खत्म, लेकिन हमें ये चीज बतानी है कि अगर R इंटीग्रल डोमेन ना हो, अगर R इंटीग्रल डोमेन ना हो तो ऐसे केस में रिजल्ट जो है वो ट्रू नहीं होता है. और जब भी हम मैथमेटिकली ऐसा बोलते हैं कि रिजल्ट जो है वो ट्रू नहीं हो रहा है तो हमें एक एग्जाम्पल देना होता है. तो हमें वो यही बोल रहे हैं, गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव दैट रिजल्ट इज फॉल्स इफ आर इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन. तो यहाँ पर हम एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले इसके सॉल्यूशन से. हमें ए और बी आर के दो एलिमेंट्स दे रखे हैं. अगर हमारे पास में ए 0 हो जाता है, इफ ए इज इक्वल टू 0, देन b टू द पावर m हमारे पास में क्या है, a टू द पावर m, which is equal to 0 टू द पावर m is equal to 0. अब b टू द पावर m is equal to 0 आ गया. इसका मतलब क्या हुआ, b इंटू b कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, m टाइम्स is equal to 0. अब अगर b को आप m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि b जो है वो खुद 0 है, बिकॉज r इज एन इंटीग्रल डोमेन. वो इंटीग्रल डोमेन है तो उसका 0 डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हमारे पास में ऐसे केस में a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 हो जाता है. सिमिलरली इफ b इज इक्वल टू 0, then also a is equal to b is equal to 0 आ जाता है. तो इस तरह से हमारे पास में अगर दोनों में से एक भी 0 हो जाता है, या तो a 0 हो गया या फिर b 0 हो गया,
ऐसे केस में ए और बी दोनों के दोनों बराबर आ जाते हैं। तो हम अब केस लेंगे जहां पर हमारे पास में ए भी नॉन जीरो है और बी भी नॉन जीरो है। तो हम केस ले लेते हैं यहां पर अपना, लेट a नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं जहां पर कम से कम दो एलिमेंट्स तो हैं ही उसके अंदर। तो जैसे ही इंटीग्रल डोमेन विद एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, आप ये वाली लाइन देखते हो, इसका मतलब आपको एग्जाम में एक तरह से हिंट मिल जाएगी कि आपको फील्ड ऑफ क्वोशंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपको नॉर्मली कहीं पर भी इंटीग्रल डोमेन दे रखा होता है तब आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो, लेकिन विद एटलीस्ट टू एलिमेंट्स अगर ये वाली लाइन आपको मिल जाती है, इसका मतलब कि आपको ये जो फील्ड ऑफ क्वोशंट्स है इसका वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, सिंस R is an integral domain with at least two elements, then R can be embedded into a field of quotients of integral domain। ये चीज आ जाती है। से F हमारे पास में सपोज जो फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन है वो सपोज F है। लेट थीटा फ्रॉम R to F be an embedding mapping। सपोज ये हमारे पास में एक एम्बेडिंग मैपिंग आ जाती है, क्योंकि अगर R जो है वो F के अंदर एम्बेडेबल है तो एक एम्बेडिंग मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। और सपोज वो जो एम्बेडिंग मैपिंग है वो थीटा है, यानी कि थीटा हमारे पास में किस तरह की मैपिंग हो गई, थीटा इज 1 1 एंड होमोमॉर्फिज्म, ये दोनों तरह की मैपिंग हो गई है। सपोज थीटा ऑफ ए हम दो फिक्स एलिमेंट्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ए और बी के लिए। सपोज थीटा ऑफ ए है A1 एंड थीटा ऑफ बी जो है वो है B1। ऑल्सो हमें क्या पता है कि M और N जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि उनका जो GCD है वो 1 है। अगर M और N का GCD 1 है, implies there exist integers x and y such that mx plus ny is equal to 1। हमारे पास में ये वाली चीज मैंने ग्रुप थ्योरी ऑयलर्स फंक्शन में भी बहुत बार ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज करा है। मैं यहाँ पर आपको ये चीज एक्सप्रेस भी कर देती हूँ। सपोज हमारे पास में हम कोई भी दो रिलेटिवली को प्राइम इंटीजर्स लेते हैं, सपोज 7 and 2, ये आपस में रिलेटिवली को प्राइम है, इनका जो GCD है वो 1 आता है। तो आप इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो 7 into 1 plus 2 into -3 is equal to 1। यहाँ पर आपका m क्या हो गया 1 और n क्या हो गया -3। इसी तरह से आपके पास में कोई भी रिलेटिवली को प्राइम इंटीजर्स अगर होती हैं तो आप उसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर थीटा को पिक्चर में लेकर आएंगे। थीटा ऑफ ए आपके पास में क्या है A1, यहां से आपने लिया ये वाला। थीटा ऑफ ए जो है वो A1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो A1 to the power 1। इसको आप A1 1 का क्या मतलब है mx plus ny, 1 is equal to mx plus ny, ये आ जाता है। अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो A1 mx into A1 ny, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको देखिए,
इसको आप ऐसे लिखोगे a1 टू द पावर m to the whole to the power x into a1 to the power n whole to the power y। इसको आप इस तरह से क्यों लिख रहे हो मैं आपको आगे पता चलेगा, ताकि आपका थीटा जो है वो पिक्चर में आ सके। अब देखिए a1 का आपका क्या मतलब है, थीटा a। यहां पर थीटा a टू द पावर m होल टू द पावर x है, और ये है थीटा a टू द पावर n होल टू द पावर y। अब ये थीटा a टू द पावर m है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये थीटा a इंटू थीटा a इंटू थीटा a एंड सो ऑन थीटा a, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, m टाइम्स। इसी तरह से यहाँ पर थीटा a टू द पावर n है, यानी ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से n टाइम्स। यहाँ पर इसकी पावर x है, इसकी पावर y है। अब हमारे पास में थीटा एक होमोमॉर्फिज्म है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, थीटा ऑफ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये कितनी बार आ गया, m टाइम्स। ये थीटा ऑफ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये कितनी बार आ गया, n टाइम्स होल टू द पावर y। तो ये आ गया थीटा ऑफ a टू द पावर m होल टू द पावर x, थीटा ऑफ a टू द पावर n होल टू द पावर y। अब हमारे पास में थीटा ऑफ a टू द पावर m आ रहा है, यहाँ पर a टू द पावर m किसके इक्वल है हमारे पास में, ये है b टू द पावर m के इक्वल होल टू द पावर x, और ये थीटा ऑफ a टू द पावर n किसके इक्वल है, b टू द पावर n होल टू द पावर y। तो ये आ गया हमारे पास में थीटा ऑफ b टू द पावर m, 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 कितनी बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे से, x टाइम्स, इनटू ये वाला थीटा ऑफ b टू द पावर n, थीटा ऑफ b टू द पावर n इनटू थीटा ऑफ b टू द पावर n, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, y टाइम्स। ये आ गया। अब यहां पर देखिए ये आपके पास में हो गया थीटा ऑफ b टू द पावर mx इंटू थीटा ऑफ b टू द पावर ny। अब यहाँ पर थीटा होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पर भी आप लिख लीजिए थीटा इज होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पर भी लिखिए थीटा इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये आपके पास में क्या आ गया, थीटा ऑफ b टू द पावर mx प्लस ny। ये देखिए थीटा ऑफ b टू द पावर mx प्लस ny है, तो mx प्लस ny क्या है आपका 1, विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ b1, ये क्या हो गया, थीटा ऑफ b। अब थीटा b क्या है आपके पास में 1, तो ये आ गया आपके पास में b, सॉरी ये थीटा b आ जाता है यहाँ पर। तो आपने देखिए शुरुआत करी थी थीटा a से, और आपको ये मिल गया थीटा b के इक्वल। आपने जो जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी थी उन सब का इस्तेमाल करते हुए आपने थीटा a को थीटा b के बराबर प्रूफ कर दिया है। अब अगर ये दोनों मैपिंग्स जो हैं वो a और b की इक्वल आ रही है, यानी थीटा a इज इक्वल टू अगर थीटा b आ रहा है, इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b,
बिकॉज थीटा इज 1 1। ये 1 1 मैपिंग हो जाने के कारण अगर उनकी इमेजेस इक्वल आ रही हैं तो जो मैपिंग्स है वो भी इक्वल होंगी, और यही चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी। Therefore, if theta A is equal to theta B implies A is equal to B because theta is 1 1। और यही चीज आपको यहाँ पर प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास में a to the power m is equal to b to the power m है एंड a to the power n जो है वो b to the power n के इक्वल है, जहां पर m और n जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज r एक इंटीग्रल डोमेन है, तो ऐसे केस में हमारे पास में a और b जो हैं वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब हमें एग्जाम्पल की मदद से ये शो करना है कि अगर r एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ऐसे केस में रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में पावर्स वगैरह जो है वो इक्वल कब होती हैं? जीरो डिवाइजर्स हमारे पास में ज़्यादा एग्जिस्ट कब करते हैं? जब हम इंटीजर मॉड्यूलो वाले केसेस लेते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा मैं जो एग्जाम्पल ले रही हूँ वो ये ले रही हूँ, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7, ये ले रही हूँ मैं एडिशन मॉड्यूलो 8 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8। हमारे पास r इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 8 and multiplication modulo 8 आ रहा है हमारे पास में। इसको हम इंटीजर मॉड्यूलो 8 बोलते हैं, इंटीजर मॉड्यूलो 8। इसको डिटेल में जब रिंग थ्योरी स्टार्ट हुई थी तब एक्सप्लेन किया जा चुका है। यहाँ पर इसीलिए मैं इसका ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल और एडिशन टेबल क्रिएट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको इस तरह की जो टेबल्स हैं वो क्रिएट करना आसानी से आता है। यहाँ पर R एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है, R इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 into 4 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 हमारे पास में 0 आता है। यहाँ पर देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आएगा 8। उसको जब 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। तो यहाँ पर 2 भी नॉन ज़ीरो है, 4 भी नॉन ज़ीरो है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपके पास में आ रहा है 0। तो ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता है क्योंकि इसका जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट कर रहा है 2 and 4। R has zero divisors, R के जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए बिकॉज R has zero divisors। इसी के साथ साथ में आप देख रहे हो 2 to the power 3 is equal to 4 to the power 3 is equal to 0। ये कैसे आया? आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 2 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8। ये क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया 8। उसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर आता है 0। इसी तरह से 4 इंटू 4 इंटू 4, ये आपके पास में क्या आ जाता है? 4 4 16, 16 4 64। उसको जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर आएगा 0। तो ये आपके पास में आ गया 2 क्यूब और 4 क्यूब जो है वो दोनों बराबर है। इसी तरह से 2 to the power 4 जो है वो 4 to the power 4 के बराबर होगा और आंसर आएगा 0। यहाँ पर देखिए आप, A जो है वो 2 है, B जो है वो 4 है, M जो है वो 3 है, N जो है वो 4 है। इसी के साथ साथ M और N, यहाँ पर 3 और 4 का जो GCD है वो 1 आ रहा है। हमारे पास में
सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं क्वेश्चन वाले, एक्सेप्ट हमारे पास में आर एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो सिर्फ आर एक इंटीग्रल डोमेन नहीं होने के कारण हमारे पास में ए और बी जो है वो इक्वल नहीं आ पा रहे हैं। ए जो है वो 2 है, बी इज इक्वल टू 4 है और दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास में ये काउंटर एग्जाम्पल था जिसमें खाली एक पॉइंट इंटीग्रल डोमेन मिस होने के कारण ए और बी जो है वो इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।